अच्छा, हमने प्रोडिसिटी में ये देखा था कि ग्रुप वन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 सब शेल पे ख़त्म होती है। ग्रुप टू की जो है वो S2 पे ख़त्म होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बनाना आती है सबकी। फॉर एग्जांपल अब बेरिलियम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 पे ख़त्म होगी। मैग्नीशियम की 3s2 पे, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम पीरियड 3 एंड ग्रुप 2। इसी तरह कैल्शियम की 4s2 पे। स्ट्रोंशियम की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाओगे तो 4s फिल पहले होता है। फिलिंग ऑर्डर हमारे पास जो है वो ये है: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। 3d के बाद 4p आता है, देन 5s, एंड उसके बाद 5p, मतलब बीच में 4d आता है, फिर 5p आता है। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बनाओ तो मेक श्योर के 3d और 4s की पोजीशन स्विच कर देना, क्योंकि स्ट्रॉन्शियम तक बनाने के लिए आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 4s फिल तो पहले होगा, लेकिन लिखेंगे बाद में, ये वही पुरानी वाली बात है। अच्छा, ग्रुप टू में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स डिस्कस करें तो ग्रुप टू के जो मेटल्स हैं उसमें जो हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रुप टू में, वो हम लोग मैग्नीशियम से लेके स्ट्रोंशियम तक डिस्कस, बेरियम तक डिस्कस कर रहे होते हैं। वरना ग्रुप टू के जो मेटल्स हैं उसमें सबसे फर्स्ट मेटल इज बेरिलियम, देन वी हैव मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड देन रेडियम। पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मैग्नीशियम टिल बेरियम। अच्छा, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज होता है। अब कोई भी मेटालिक ग्रुप हो उसमें डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ग्रुप टू में भी डाउन द ग्रुप टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स increases, मतलब barium would be the most reactive metal and magnesium would be least reactive, क्योंकि हम बात सिर्फ मैग्नीशियम टू बेरियम की कर रहे हैं। और मेटल्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है उनकी लूजिंग एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। महवीन ऑफ कोर्स खत्म हो जाएगा सीआई से पहले सिलेबस, ऑफ कोर्स। अच्छा, अब देखो डाउन द ग्रुप होता क्या है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है ना, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। अच्छा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। ऑल्दो न्यूक्लियर पुल भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन शील्डिंग का इफेक्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। इनवर्ट फोर्स भी बढ़ी है, आउटवर्ट फोर्स भी बढ़ी है इलेक्ट्रॉन्स पे शील्डिंग बढ़ने की वजह से। तो इट वुड बी इजियर फॉर बेरियम टू लूज इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप बात करोगे, ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है as number of shells are increasing. Although nuclear pole is also increasing, however, the effect of shielding is more significant. So it becomes easier to lose electron down the group. तो अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की बात करूँ ना, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? लूज their ability to lose electrons. Reactivity of metal is their ability to lose electrons. तो वो मेटल जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। मींस मेटल जो है वो हमेशा ऑक्सीडाइज होते हैं।
टू मेटल आइंस, ऑलवेज ऑक्सीडाइजेस। जैसे मैग्नीशियम है, इट विल लूज 2 electron to form Mg2 positive ions. Calcium will also lose 2 electron to form calcium 2 positive ions. तो ग्रुप 2 के मेटल्स हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे टू फॉर्म पॉजिटिव 2 चार्ज। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, अब हम ना इंटरेस्टेड हैं इनके रिएक्शंस में, के ग्रुप 2 के मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे। जैसे हमने मैग्नीशियम के रिएक्शन देखे थे ना पीरियड 3 को स्टडी करते वक्त, लास्ट चैप्टर में periodicity में। तो जो रिएक्शन जैसे मैग्नीशियम के होंगे वैसे ही कैल्शियम के भी होंगे, स्ट्रोंशियम के भी होंगे, क्योंकि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो इनके रिएक्शंस देखने हैं, वो याद करना है जैसे periodicity में हमने याद किया था। और इनमें सब में जो बॉन्डिंग है वो मेटालिक बॉन्डिंग है। अच्छा, डाउन द ग्रुप इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है उनमें एक स्पेसिफिक जनरल ट्रेंड तो ये है कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स डिक्रीज होता है। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम टू कैल्शियम देखो तो एक एब्रप्ट चेंज है। अदरवाइज डाउन द ग्रुप टू मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल डिक्रीजेस। अब इसका रीजन हम नहीं पढ़ेंगे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम में क्या है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज की बात करें तो डाउन द ग्रुप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज होती हैं। उसका रीजन सेम रीजन है, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से शील्ड नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा होता है। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होती है। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी तो इट विल बिकम इजियर टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, because lesser energy is required to remove an electron from barium as compared to magnesium। सही है, ये बात समझ आती है यहाँ तक? आगे बढ़े। ओके, अच्छा, सबसे पहले ना हम ग्रुप 2 मेटल्स के रिएक्शन देखेंगे विद वाटर एंड स्टीम। देखो, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट इजिली विद वाटर, जिसको हम कहते हैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। और केमिस्ट्री में जो कोल्ड वाटर होता है इट इज वाटर एट रूम टेम्परेचर। सादा पानी जो होता है वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो जो रिएक्टिव मेटल है वो इजिली रिएक्ट कर जाते हैं कोल्ड वाटर के साथ। अब मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में अगर हम लिक्विड वाटर में डालेंगे तो बेसिकली मैग्नीशियम जो है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है बट इट्स अ स्लो रिएक्शन। मैग्नीशियम सॉलिड को अगर वाटर में डालोगे, लिक्विड स्टेट में वाटर की, तो वो रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ना स्लाइटली सॉल्युबल होता है, मतलब एक्वस स्टेट बनती है इसकी, लेकिन ज्यादातर फॉर्म इसकी प्रेसिपिटेट फॉर्म में ही रहता है, सॉलिड फॉर्म में। और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। मतलब अगर ये रिएक्शन फास्ट करवाना है तो फिर हम वाटर को इन द फॉर्म ऑफ स्टीम लेंगे, गैस लेंगे, तो फिर ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। लेकिन फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, मैग्नीशियम सॉलिड बनेगा, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम सॉलिड बना है इट डज डिसॉल्व इनटू वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सारा डिसॉल्व नहीं होता लेकिन अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन ये जब स्टीम होगी तो स्टीम में तो डिसॉल्व नहीं हो सकता ना, वो तो उड़ जाएगी लग के, जितना रिएक्ट होगी हो जाएगी, बाकी उड़ जाएगी। तो फिर इसके पास डिसॉल्व होने के लिए पानी नहीं है, इसलिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही रहेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन अगर लिक्विड वाटर लोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बट दिस रिएक्शन वुड बी वेरी स्लो। ठीक है, और नीचे वाला रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा। इसी तरह कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। डाउन द ग्रुप है ना, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज होती है। तो कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये सारे मेटल जो है ना वो रिएक्ट करके अपनी मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
मैग्नीशियम है सॉलिड फॉर्म में, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस। और अगर इसको स्टीम के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो वाटर गैस फॉर्म में ले रहे हैं तो ये बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इस इक्वेशन को बैलेंस हम कर सकते हैं, बैलेंसिंग आनी चाहिए करने, जो इक्वेशन बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। इसी तरह कैल्शियम मेटल को अगर हम लिक्विड वाटर कोल्ड वाटर में डालेंगे तो इट विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर कैल्शियम मेटल को हम स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे वाटर इन गैस स्टेट तो दिस रिएक्शन वुड बी फास्ट और इसमें पे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा स्टीम के साथ। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, चाहे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बने, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड हो, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड हो, बेरियम ऑक्साइड हो, ये सारे मेटल ऑक्साइड्स ग्रुप 2 के दे आर वाइट सॉलिड्स, ये सब वाइट सॉलिड्स होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज स्लाइटली soluble इन वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा soluble होता है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और ज्यादा soluble होता है, बेरियम ऑक्साइड और ज्यादा soluble होता है। तो अगर हम इनको वाटर के अंदर इनकी ऑक्साइड्स को जो कि वाइट सॉलिड्स हैं इनको अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इट डज डिसॉल्व बट वेरी स्लाइटली soluble। और सबसे ज्यादा soluble कौन सी ऑक्साइड होगी? बेरियम ऑक्साइड। तो इन शॉर्ट डाउन द ग्रुप टू द solubility of metal oxide increases, तो बेरियम ऑक्साइड इज मोर soluble। इनफैक्ट बेरियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज भी सबसे ज्यादा करेगी, मतलब it will produce barium ions and hydroxide ion very easily। तो इस बात को अगर मैं समराइज करूं, down the group to solubilities of metal oxides increases, और बेरियम ऑक्साइड जो सॉल्यूशन बनाएगा ना इट वुड बी मोर एल्कलाइन। मतलब अगर इनकी हम हाइड्रोक्साइड्स की बात करें ना, जैसे अभी ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो ये ऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व करती हैं तो बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर soluble। Down the group to solubilities of metal hydroxides increases, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम ऑक्साइड विल प्रोड्यूस मोर एल्कलाइन सोल्यूशन एज कंपेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का और ज्यादा एल्कलाइन होगा, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का और ज्यादा एल्कलाइन होगा, सबसे ज्यादा एल्कलाइन सोल्यूशन किसका होगा? बेरियम ऑक्साइड। मतलब हायर पीएच किसका होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप टू alkalinity or pH increases when their metal hydroxides are dissolved in water। So barium hydroxide would be most alkaline, strontium hydroxide कम होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कम होगा, और लीस्ट एल्कलाइन वुड बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
क्लियर है यहाँ तक? लिख लिया है सबने? आगे बढ़े? कॉपी जरूर कर लेना प्लीज जो लिख रहे हैं। हैंडआउट्स तो साथ लेके चलोगे चलोगे, बट ये जो चीजें एक्स्ट्रा लिख रहे हैं ना, ये कॉपी जरूर कर लेना। कर दूं आगे? नीचे करूं मतलब? है ये? अच्छा। अब देखो, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, तो दिस इज अ स्लो रिएक्शन। साथ में बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दिखेंगे एंड प्रोड्यूसेस अ हाइड्रोक्साइड, मेटल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बट अगर मैग्नीशियम को स्टीम के साथ रिएक्ट कराओगे तो इट बर्न्स इन स्टीम रैपिडली, प्रोड्यूसिंग अ व्हाइट ऑक्साइड। व्हाइट ऑक्साइड किसकी होगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और साथ में हाइड्रोजन गैस, क्योंकि स्टीम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बन सकता फिर। सिमिलरली कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को, ये क्योंकि रिएक्टिव मेटल है, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, तो वाटर के साथ दे रिएक्ट रैपिडली। और विगर जो है रिएक्शन का मतलब रिएक्टिविटी इनकी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, तो मोर रिएक्टिव मेटल जो है दे रिएक्ट विगरसली विद वाटर। एल्कलाइन सोल्यूशन प्रोड्यूस्ड होगा हाइड्रोक्साइड की वजह से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, तो उसका सोल्यूशन जो होता है वेरी लेस अल्कलाइन होता है, 7 से थोड़ा सा ज्यादा पीएच देता है बस। और अगर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम को स्टीम के साथ रिएक्ट कराओगे तो रिएक्शन वुड बी एक्सप्लोसिव। और साथ में अब ऑब्वियसली स्टीम है, तो इनकी जो मेटल ऑक्साइड बनेगी वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वाटर है ही नहीं। तो जिनकी ऑक्साइड्स बनेगी, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, दे ऑल विल बी वाइट सॉलिड। तो ये ऑब्जर्वेशंस में आता है। और हाइड्रोजन गैस के बबल्स नहीं दिखेंगे फिर स्टीम में, क्योंकि वाटर में जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो उसमें बबल्स दिखते हैं। तो अच्छी तरह इनके क्वेश्चंस करोगे तो मतलब याद होगे तो फिर क्वेश्चन सही से होंगे। ऑक्सीजन के साथ इनके क्या रिएक्शन है? ऑक्सीजन के साथ दे बर्न। जैसे ग्रुप टू मेटल्स में मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैग्नीशियम जो है ना, इट बर्न्स वेरी ब्राइटली इन एयर विद एन इंटेंस वाइट फ्लेम। ये फ्लेम कलर याद रखना है। मतलब मैग्नीशियम बर्न्स ब्राइटली इन एयर विद एन इंटेंस वाइट फ्लेम। और साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जो कि व्हाइट सॉलिड होता है। ग्रुप टू के सारे कंपाउंड्स व्हाइट ही होते हैं। तो ये अब आप सबके लिए एक साथ ही याद कर लो ना, कि वॉट एवर द कंपाउंड ऑफ ग्रुप टू मेटल इज, ग्रुप टू का हो, ग्रुप वन का हो, ग्रुप 13 का हो, सब व्हाइट होते हैं सिवाय ट्रांजिशन मेटल्स के ना। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। इसी तरह हमारा जो कैल्शियम है, इट ऑल्सो बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस अ रेड फ्लेम। तो ये फ्लेम कलर इसका भी याद रखना है कैल्शियम का। और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड जो कि व्हाइट सॉलिड होगा। स्ट्रोंशियम बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस क्रिम्सन फ्लेम। क्रिम्सन जो है वो डार्क रेड या मरून कलर समझ लो, उसके करीब आसपास होता है। और बेरियम बर्न्स विद अ ग्रीन फ्लेम। और ये भी बेरियम ऑक्साइड बनाएगा जो कि व्हाइट सॉलिड होगा। ये कलर्स याद रखने हैं, क्योंकि ये जो फायरवर्क्स होते हैं, जो आप फायरवर्क्स देखते हो, उसमें यही मेटल यूज होते हैं जिसके कलर्स आपको दिख रहे होते हैं। एसिड्स के साथ इनके रिएक्शन हमने देखे हैं कि ग्रुप टू मेटल्स मेटल्स दे रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब जैसे ग्रुप टू का कोई भी मेटल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। अब ये कोई भी एसिड है हमारे पास, उसके साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम इतना रिएक्टिव होता
लगता है कि एसिड के मैग्नीशियम रिएक्टिव है, वाटर के साथ इतना रिएक्टिव नहीं है, लेकिन एसिड के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाता है, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये पुराने रिएक्शन जो ओ लेवल से करते आ रहे हो। इसी तरह मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस सॉल्ट विच इज मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। इसी तरह मैग्नीशियम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ग्रुप टू मेटल्स के जितने भी सॉल्ट्स बनते हैं ना, दे ऑल आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर सल्फेट सॉल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ओ लेवल में हमने एक सॉल्युबिलिटी टेबल याद किया हुआ होता है डिफरेंट सॉल्ट्स का। ये थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं इसका। जैसे हमारे पास कुछ सॉल्ट्स होते हैं नाइट्रेट सॉल्ट्स, जिसमें नाइट्रेट आयन होता है, जैसे लाइक मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो अगर जितने भी दुनिया के नाइट्रेट सॉल्ट्स हैं ना, दे ऑल आर सॉल्युबल। इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, जो ओ लेवल में पढ़ा होता है, इसकी भी जरूरत पड़ जाती है। तो ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, कोई इनसॉल्युबल मेटल नाइट्रेट सॉल्ट होता ही नहीं। सिमिलरली क्लोराइड सॉल्ट्स में ऑल क्लोराइड सॉल्ट आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर फ्यू क्लोराइड सॉल्ट जो आपने ओ लेवल में देखे होंगे। सिल्वर क्लोराइड था, AgCl, जो कि व्हाइट पीपीटी बनाता है। इसी तरह एक और सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्ट, वो भी इनसॉल्युबल होता है, जो हम एएस में पढ़ते हैं, ग्रुप 17 में पढ़ेंगे, और प्रैक्टिकल अगर किए हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा। इसका क्रीम पीपीटी बनता है, क्रीम या ऑफ वाइट पीपीटी कहते हैं इसको। सिल्वर आयोडाइड सॉल्ट, ये भी इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, इसका येलो पीपीटी बनता है। इसी तरह लेड मेटल जब इनके साथ जुड़ा होता है, जैसे लेड क्लोराइड सॉल्ट है, वो भी इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, इसका व्हाइट पीपीटी बनता है। अगर टेस्ट फॉर आइंस के प्रैक्टिकल्स करें तो ये सारे टेस्ट फॉर आइंस के जो टेबल्स हैं उसमें ये सारे मिल जाएंगे, और ये याद भी रखो। इसी तरह सल्फेट सॉल्ट जो होते हैं ना, जैसे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ट्रांजिशन मेटल सल्फेट ले लो, कोई Ren2 सल्फेट, सल्फेट्स भी सारे सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो अब ग्रुप टू के जो सल्फेट्स है ना, उसमें से एक बेरियम सल्फेट एक वेल नोन सल्फेट सॉल्ट है, जो कि व्हाइट पीपीटी बनाता है, जो टेस्ट फॉर सल्फेट आइंस के लिए भी यूज होता है। बेरियम आइन ओ लेवल में भी देखा था, एएस में भी प्रैक्टिकल्स करते हैं इसके। इसका भी व्हाइट पीपीटी बनता है। सिमिलरली कैल्शियम सल्फेट भी ऑलमोस्ट, मतलब बहुत थोड़ा सा सॉल्युबल होता है, बस इसको भी हम जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट ही मानते हैं। अच्छा, लेड के मोस्टली सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं, लेड सल्फेट भी इनसॉल्युबल होता है, व्हाइट पीपीटी बनाते हैं। अच्छा, अब ग्रुप टू के अगर मेटल सल्फेट्स की बात करें ना, चलो हम ग्रुप टू के मेटल सल्फेट्स की बात अलग से करते हैं, पहले थोड़े से और सॉल्ट्स, जैसे अमोनियम सॉल्ट्स, अमोनियम आइन के साथ जितने कैटाइन के साथ जितने भी एनाइन होते हैं ना, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, दे ऑल आर सॉल्युबल। कोई भी अमोनियम सॉल्ट ऐसा नहीं है जो इनसॉल्युबल हो। और ग्रुप वन के मेटल सॉल्ट्स जो होते हैं, मतलब ग्रुप वन को अगर मैं किसी चीज के साथ भी लगा दूं ना, चाहे वो ग्रुप वन की लाइक सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, दे ऑल आर सॉल्युबल, और ये पानी में डिसॉल्व होकर एल्कली बना देती हैं। मतलब सोडियम ऑक्साइड विल डिसॉल्व इनटू वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड विल डिसॉल्व इनटू वाटर विल प्रोड्यूस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि इनके मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। तो ये दे प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन। सिमिलरली ग्रुप वन का अगर कोई हमारे पास, लेट्स से सल्फेट सॉल्ट है, जैसे सोडियम सल्फेट हो गया,
पोटेशियम सल्फेट हो गया, कोई नाइट्रेट, नाइट्रेट तो वैसे ही सॉल्युबल होते हैं सबके, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, तो दे ऑल आर सॉल्युबल। ग्रुप वन को किसी भी चीज के साथ लगा दो ना, चाहे वो ऑक्साइड हो, ग्रुप वन मेटल ऑक्साइड हो, ग्रुप वन मेटल सल्फेट हो, ग्रुप वन मेटल नाइट्रेट हो, ग्रुप वन मेटल क्लोराइड हो, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, तो ऑल आर सॉल्युबल। लेकिन ग्रुप टू में थोड़ी सी चीजें चेंज है। ऊपर कितना करूं आयशा, यहाँ तक? चाहिए आगे बढ़े? अच्छा, देखो ग्रुप टू में ना हमें दो चीजों की सॉल्युबिलिटीज देखनी है, याद करनी है, बल्कि बस ट्रेंड याद रखना है, इसका एक्सप्लेनेशन है नहीं है इसमें, वो ए टू में आती है। मतलब हमारे पास ग्रुप टू मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड ग्रुप टू मेटल सल्फेट्स। मेटल हाइड्रोक्साइड में ग्रुप टू में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो अभी हमने डिस्कस कर भी लिया ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप टू मेटल हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप solubility of group 2 metal hydroxides increases. The barium hydroxide is most soluble, और जो मोस्ट soluble metal hydroxide है, वो जो solution बनाएगी that would be most alkaline, उसके pH की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज लीस्ट soluble, तो लीस्ट एल्कलाइन सोल्यूशन बनाएगी इन सब में से। सल्फेट्स में ना कुछ अपोजिट है, जैसे ग्रुप टू के मेटल सल्फेट्स में मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, फिर वी हैव कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। तो सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटीज डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप टू solubility of group 2 metal sulfates decreases. Barium sulfate is the least soluble सॉल्ट। अब जब हम ओ लेवल में कहते थे ना कि बस सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, अब हर सॉल्ट जो है ना वो कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं होता, कुछ थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है। तो बेरियम सल्फेट को हम ये नहीं कह रहे कि दिस इज इनकम्प्लीटली इनसॉल्युबल, मतलब दिस इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं कह रहे, लीस्ट सॉल्युबल है, मतलब सबसे कम डिसॉल्व होता है, तो ज्यादातर इसलिए प्रेसिपिटेट फॉर्म में ही रहता है। अगर मैं कंपैरिजन करूं कि बताओ इसमें से इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन सा है, तो आप कहोगे जो नीचे है। मतलब अगर मैं स्ट्रोंशियम और बेरियम में कंपेयर करूं तो बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल, ठीक है। अगर मैं कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट में कंपेयर करूं तो कैल्शियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल। तो मोस्ट सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट भी कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है, बट ज्यादातर इसका पार्ट सॉल्युबल हो जाता है, कुछ
पीपीटी रह जाते हैं, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सॉल्युबल सॉल्ट। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। लिखिए ये बात, आगे बढ़ जाए। देखो मेटल सल्फाइड, सल्फाइड आयन जो होता है ना, वो SO3 नेगेटिव आयन होता है। अब्दुल अजीज, सल्फाइड इज SO3 नेगेटिव, तो इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, सल्फेट और सल्फाइड। हमें सल्फेट्स की याद रखनी है। ठीक है, ये बात ना यहाँ हैंड आउट में भी लिखी हुई होगी सल्फेट और हाइड्रोक्साइड की, बट ट्रेंड लिखा हुआ है, इसका रीजन नहीं है हमारे सिलेबस में। मतलब एएस में इसका रीजन नहीं है, A2 का जो पहला चैप्टर है उसमें इसका डिटेल में रीजन है कि ऐसा क्यों होता है। वाई solubility of group 2 metal hydroxide increases down the group and why solubilities of group 2 metal sulfate decreases down the group। इसी तरह एक और ट्रेंड हमारे पास है इनकी ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट्स का और मेटल नाइट्रेट्स का। तो अगर हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट्स एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 2 मेटल नाइट्रेट्स, ये भी ट्रेंड याद रखना है बस। थर्मल स्टेबिलिटीज ऑफ ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट्स। देखो मेटल कार्बोनेट्स डिकम्पोज होती हैं, ये हमने डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स ये ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है। अब डिकम्पोजिशन क्या होता है इनका, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम कार्बोनेट है, उसको जब हम हीट करते हैं तो इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मैग्नीशियम कार्बोनेट भी व्हाइट सॉलिड है इसमें, और डिकम्पोज होने के बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा वो भी व्हाइट सॉलिड होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी इसमें से, तो इसका मास डिक्रीज होगा मेटल कार्बोनेट का। इसी तरह लेट्स से वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करोगे तो डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिमिलरली strontium carbonate decomposes to produce strontium oxide and कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और फिर बेरियम कार्बोनेट, सारे व्हाइट कलर के होते हैं, इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस बेरियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, अब इनमें से कम टेम्परेचर पे कौन डिकम्पोज होगी और ज्यादा टेम्परेचर पे कौन डिकम्पोज होगी? देखो ओ लेवल में भी एक चीज पढ़ी थी, यहाँ भी वो बस बात याद रखनी है कि मोर रिएक्टिव मेटल कार्बोनेट्स आर मोर थर्मली स्टेबल। मोर reactive metal carbonates are more thermally stable। क्या मतलब है इस बात का? मोर थर्मली स्टेबल मींस डिकम्पोजेस एट अ हायर टेम्परेचर। अब डाउन द ग्रुप, अभी हमने देखा कि डाउन द ग्रुप टू
या डाउन द किसी भी मेटेलिक ग्रुप में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप reactivity of metals increases, और मोर रिएक्टिव मेटल की जो कार्बोनेट्स होती हैं वो ज्यादा थर्मली स्टेबल होती हैं, तो डाउन द ग्रुप इनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटीज of group 2 metal carbonates increases। मतलब इन सारी मेटल कार्बोनेट में से ग्रुप 2 पे बेरियम कार्बोनेट जो है वो हाईएस्ट टेम्परेचर पे डिकम्पोज होगी और लोएस्ट टेम्परेचर पे मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगी। बस ये ट्रेंड याद रखना है, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। लिख लिया यहाँ तक? कुछ सवाल है तो पूछ लो। आगे बढ़े। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास ग्रुप 2 में ट्रेंड है वो है थर्मल स्टेबिलिटीज ऑफ ग्रुप 2 मेटल नाइट्रेट्स। अब मेटल नाइट्रेट्स क्या होते हैं? जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट एंड बेरियम नाइट्रेट। इनको हीट करते हैं जब हम, तो ये भी डिकम्पोज होती हैं। इनकी इक्वेशन आपने ओ लेवल में नहीं पढ़ी है। मेटल कार्बोनेट्स की इक्वेशन तो सीखी है बनाना, लेकिन इनकी नहीं सीखी, इनकी यहाँ पे सीखोगे। तो मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज होके ग्रुप 2 मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज होके मेटल ऑक्साइड बनाती हैं और ऑक्सीजन गैस बनाती हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं। और जो मेटल ऑक्साइड जो होंगी इनकी वो भी व्हाइट सॉलिड होंगी, और इनकी जो मेटल नाइट्रेट्स होते हैं वो भी व्हाइट सॉलिड्स होते हैं। और ये सारी इक्वेशन ना इसकी सिमिलर होंगी। अच्छा, इसको ना बैलेंस करना पड़ेगा। मेटल कार्बोनेट की इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड आ रही थी, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए अब ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 6 है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ 2 लगा दो, ऑक्सीजन के साथ हाफ लगा दो, तो ये बैलेंस हो जाती है। अब आपको होल नंबर में बैलेंस करनी है तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, लेकिन फ्रैक्शन में भी अब समझ आनी चाहिए बैलेंसिंग। सबकी इक्वेशन सिमिलर है।
और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है, ये भी याद रखना, ये आपको प्रैक्टिकल में भी मिलेगा। दिस इज ब्राउन कलर। थर्मल स्टेबिलिटी का बिल्कुल एग्जैक्ट वही रीजन है जो मेटल कार्बोनेट्स का है। तो थर्मल स्टेबिलिटी इनकी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब ज्यादा हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज अभी भी नीचे वाली ही होगी। थर्मल स्टेबिलिटीज ऑफ ग्रुप टू मेटल नाइट्रेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब ज्यादा हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज जो होगी वो बेरियम नाइट्रेट होगी, हाईएस्ट टेम्परेचर पे, और लोवेस्ट टेम्परेचर पे मैग्नीशियम नाइट्रेट। जो मेटल कार्बोनेट में है, ये बिल्कुल वैसा ही है ट्रेंड, रीजन नहीं है ट्रेंड का। बस इतना रीजन अभी समझो कि जो रिएक्टिव मेटल है उसकी मेटल नाइट्रेट ज्यादा स्टेबल होगी, जैसे मेटल कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल। तो सेम रीजन, सेम ट्रेंड है दोनों का, मेटल कार्बोनेट्स का भी मेटल नाइट्रेट्स का भी, बस इक्वेशन डिफरेंट है डिकम्पोजिशन की। और ऑब्जर्वेशन इसमें मेटल नाइट्रेट्स की डिकम्पोजिशन में ऑब्जर्वेशन, एक तो वाइट सॉलिड बनेगा, और नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकली है जो कि ब्राउन कलर की गैस है। ये याद रखना। अब मोल्स के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हमने P1 के छोड़े थे वो इस वजह से, क्योंकि वो कहता था कि भाई इतने ग्राम मेटल नाइट्रेट हमने डिकम्पोज किया है, बताओ कितनी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी या कितनी ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो उसके लिए ये इक्वेशन आपको नहीं पता थी, मेटल कार्बोनेट की जो पता थी वो लेवल से की है, अभी आपने सीखी है। तो अब वो क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। क्लियर है, लिख लिया यहाँ तक? अच्छा, फिर इसके अलावा इस चैप्टर में बस इसके कुछ यूजेस, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो इज यूज्ड इन लाइनिंग ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस वो जो हमने वो लेवल में एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जिसमें की थी, बेसिकली ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है लेकिन उसका भी सेम यूज होता है, ये ना एज अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज होते हैं, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स है ना, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या होता है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस जो होता है वो खुद स्टील का बना हुआ होता है, मतलब आयरन का ही अलॉय है ना स्टील। अब उसमें मोल्टेन आयरन होता है, तो ये ब्लास्ट फर्नेस भी मेल्ट हो जाएगा अगर इतने हाई टेम्परेचर पे डायरेक्ट ये हीट के साथ कांटेक्ट में आएगा। तो इसकी जो लाइनिंग होती है उस पे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड लगा देते हैं, जो कि इंसुलेट करती है, हीट को मेटल तक पहुंचने नहीं देती, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट या हाई हीट कैपेसिटी कह सकते हो, तो हीट को ये मेटल तक पहुंचाती नहीं है। इट इज हाईली रेजिस्टेंट एंड कैन बी यूज्ड इन फर्नेसेस वेयर एसिड इज इन प्रेजेंट। हाँ, बट एसिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसिड होगा तो फिर वो रिएक्ट कर जाएगी एसिड के साथ, मेटल ऑक्साइड है ना, बेस है। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ कंपाउंड्स के नाम कैल्शियम के, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन कहते हैं। कैल्शियम के 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपको देखते हैं ना, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो इनके कुछ मार्केट नेम्स हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज क्विकलाइन,
तो ये नाम भी याद रखना, वो अक्सर कह देता है कोई क्लाइम रिएक्ट हुआ है। अब कोई क्लाइम पता ही नहीं है क्या होता है तो इक्वेशन कैसे बनेगी। अब ये कोई क्लाइम कैल्शियम ऑक्साइड ये रिएक्ट होगा एसिड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी अल्कलाइन है, इट विल आल्सो रिएक्ट विद एसिड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेट लाइन कहते हैं, जिसे स्लेट लाइन। और कैल्शियम कार्बोनेट इज नोन एज लाइमस्टोन। ये तो पता ही होगा, ओ लेवल से पढ़ते आए हो, मार्बल में जो होता है लाइमस्टोन। या कैल्शियम कार्बोनेट को हम सीमेंट बनाने के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करोगे कैल्शियम ऑक्साइड को एक लाइन बन जाएगा। और ये एसिडिटी, सॉइल्स की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो फार्मर डालता है, ठीक है, एसिड रेन के बाद, तो ये दोनों यूज करता है, या तो क्विक लाइम या स्लेक लाइम, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड भी पानी में डिसॉल्व होके फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा सॉल्युबल होता है ये, और ज्यादा स्ट्रॉन्गर एल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप है ना कैल्शियम मैग्नीशियम से। तो ये सारा ग्रुप 2 है हमारे पास, खत्म हो गया, इतना सही चैप्टर है। अब नेक्स्ट क्लास में इसको याद कर लेना रिएक्शंस को। इसके देखो periodicity के, आई होप पास पेपर्स देखे थे, खुद से ट्राई करे होंगे, तो ट्राई करके क्वेश्चंस पूछोगे, क्वेरीज पूछोगे तो ज्यादा पक्का होगा आपका चैप्टर। लेकिन क्वेश्चंस जरूर ट्राई करो, जो हमने करे हैं क्लास में, उसके अलावा बाकी जितने भी बचे हैं वो सिमिलर क्वेश्चंस है, लेकिन क्वेश्चन करोगे तो चीजें याद होंगी। सिर्फ याद करने से क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन की एग्जीक्यूशन क्वेश्चन ही बताएगा कि नॉलेज को किस तरह से क्वेश्चन में वो एग्जीक्यूट करवाता है। तो पेपर 1 भी करना है, पेपर 2 भी करना है। अब इसके क्वेश्चंस मैं खुद करवाऊंगा ग्रुप 2 के, लेकिन नेक्स्ट क्लास तक ये मेक श्योर कि याद कर लेना। और प्रोडिसिटी के जो क्वेश्चंस रह गए वो पूरे करो। हम क्वेरी सेशन रख लेंगे एक क्लास में, लेकिन क्वेश्चंस करोगे तो पूछोगे ना। सही है। अब आगे जितना भी हमारे पास इनऑर्गेनिक है, इसके बाद ग्रुप 17 और नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो वो भी इसी तरह से एक क्लास में थ्योरी खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बाय द मिड ऑफ फेब हमारे पास इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो एक मंथ लेता है, तो मिड ऑफ मार्च तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा। ठीक, इसमें एम्पल ऑफ टाइम टू कंप्लीट द कोर्स एंड टू ईयरली पास पेपर्स, और उसके साथ फिर कुछ चैप्टर्स का हम रिवीजन भी कर सकते हैं important। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, ना आप लोग जा सकते हो। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।